अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं स्किन के हवाले से। एक्नी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे जितनी ज़्यादा बात हो उतनी ही कम है। एक आम सी बीमारी तो खैर उसको नहीं उस तरह से कहेंगे, लेकिन एक्नी बहुत सारी चीज़ों का पेश खेमा होती है। अगर एक्नी हमारे चेहरे पर नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो गड़बड़ हैं। और अब इससे दुनिया में 9% और पाकिस्तान में तकरीबन 5% अफराद जो हैं वो मुतासिर हैं। गैर मुतवाज़िन खुराक हो गई, गैर मयारी क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए जो हम अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बहुत पुराने लोशंस हमारे घर में साल पड़े रहते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये कितने डेंजरस हैं हमारी स्किन के लिए। अच्छा, फ़िज़ा में पाए जाने वाले अनासर इस बीमारी को मज़ीद बढ़ावा भी देते हैं। फिर हम बार बार स्किन को हाथ लगाते हैं, हमें ये बीमारी होती है कि कहीं पिंपल निकल आए तो हम बार बार उसको टच करेंगे, फिर देखेंगे उसको, फिर वही हाथ जो है हमारे फेस पर बाकी लगेंगे तो उससे वो मज़ीद चीज़ फैलती है। अब इस सारी प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, किस तरह इसमें कमी वाक़ई हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा नईम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करें, वैसे तो हम बहुत मर्तबा जानते भी हैं बहुत सारी चीज़ें एक्नी के बारे में, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये होती क्या है एक्नी, और ये क्या ख़वातीन और मर्द दोनों में होती है या मर्दों में इसका रीज़न कुछ और है, ख़वातीन में कुछ और है? एक तो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा होती है और ये जेनेटिक्स में होता है, आपके जीन में है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में है, आपके फैमिली मेम्बर्स दूसरे हैं उनको है, उसकी वजह से एक्नी हो जाती है। और एक और है एक्नी जो फीमेल में ज़्यादा होती है, वो है हार्मोनल चेंजेस। अच्छा। जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी में और भी बहुत सी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, आपकी ऑयली स्किन है, टाइप ऑफ स्किन पे बहुत डिपेंड करती है एक्नी। अगर ऑयली स्किन है और आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपकी स्किन बहुत इरिटेबल हो जाती है, तो जितनी इरिटेट होगी स्किन उतनी आपकी स्किन में एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ख़वातीन में तो हार्मोन्स हैं, बहुत सारे मुतअद्दिद मसाइल हैं, मर्दों में क्यों? मर्दों में भी यही रीजंस हैं, हार्मोनल चेंजेस तो इतनी नहीं, लेकिन टाइप ऑफ स्किन, ऑयली स्किन एंड एक्सपोजर ऑफ सन एंड जीन आपकी जेनेटिक्स में है। अगर तो फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है अगर आपकी एक्नी की तो आप में अच्छा, स्किन टाइप आपकी वैसी है तो हो जाएगी। सही। अच्छा, एक और चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हम जीन्स में होती है या हम इनहेरिट कर रहे हैं अपनी फैमिली या फोर फादर से, तो वो तो हमारे ब्लड में है, उसकी तो तब्दीली भी नहीं हो सकती। उसको कदरे मैनेज किया जा सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पर उस मसले को हल नहीं किया जा सकता अगर तो वो कोई मसला है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उनकी एक्नी प्रोन स्किन है तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके बच्चों की भी एक्नी प्रोन स्किन होगी। तो आप उनको शुरू से ही प्रिवेंशन की तरफ ले जाएं। आप उनकी हैबिट्स ऐसी डेवलप करें कि वो उनकी जिस तरह क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करें, उनकी हैबिट ऐसे बनाएं कि मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून इवनिंग में बिफोर गोइंग टू बेड आपने फेस वॉश करना है। सन ब्लॉक आपने वो वाले यूज़ करने हैं जो नॉन कॉमेडोजेनिक होते हैं, जो ऑयल फ्री होते हैं, वो यूज़ करें। और इसके अलावा बच्चों को ये बताना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फेस पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि जितनी आपकी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन होगी, जितने हाथ लगेंगे बैक्टीरिया जर्म्स उतनी आपकी फेस पे जाएंगे, ओपन पोर्स होंगे, क्लॉग होगा और एक्नी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर, क्योंकि एक दफ़ा जब एक्नी हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको जब हम कंट्रोल, अगर मोस्टली मेरे पास जो बच्चियां आती हैं वो ऐसी स्टेज पे आती हैं कि स्कारिंग हो चुकी होती है और वो रोती हैं बाकायदा आके कि जी मामा ने कहा कि नहीं ये एक्नी तो जवानी के दाने हैं, ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वो खुद नहीं ख़त्म होते, वो आपकी स्किन को ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ। तो जितनी जल्दी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएंगी उतनी ही आप स्कारिंग से बचेंगे, उतनी बेहतर उसकी स्किन होगी। और जैसे जैसे स्कारिंग बढ़ती जाती है, पिटेड स्कार हो जाते हैं, फिर हमें ट्रीटमेंट्स और डिफरेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जितनी जल्दी एक्नी को कंट्रोल कर लेंगे, उतनी आपकी स्किन बेहतर होगी। सही। तो अब टीनेजर्स में और ख़ास तौर पे लड़कियों में ये मसला ज़्यादा होता है और वो थोड़ी सी एंजाइटी भी उनमें आ जाती है कि मेरे चेहरे पे इतने दाने निकल आए हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं मैं ठीक लग रही हूँ नहीं लग रही, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? वो जो हार्मोनल चेंजेस वाले हैं ना, उसमें तो जब आते हैं ना बच्चे या कोई एडल्ट भी अगर आ जाए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वाले तो चलते हैं, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें फिर ये कि हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कितना उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। पहले हार्मोन्स को ट्रीट करते हैं, साथ में हम उसके ऑयल को और फेस में जो हम उसको देते हैं फेस वॉशेज़ और ये चीज़ें देते हैं, उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस इम्प्रूव भी हो जाता है विद टाइम। अच्छा। लेकिन पीसीओएस जो है वो उनको ट्रीटमेंट चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट भी देंगे तो उसके साथ साथ हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, वेट गेन भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवेयरनेस चाहिए कि अगर बच्चे की एक्नी भी हो रही है, हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया यंग एज में, वेट भी गेन कर रहा है और इतना खा भी नहीं रहा, तो फिर ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से या उसकी गायनिकोलॉजिस्ट से भी ज़रूर को विज़िट करें ताकि उनको पता चले कि असल मसला है क्या। क्योंकि हम अगर एक्नी को ही ट्रीट करते रहेंगे और उसकी पीसीओएस को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी ना उसमें, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं रहेगी और वो बच्चा और डिस्टर्ब होता जाएगा। तो बच्चों में थोड़ी सी आजकल बिकॉज ऑफ मीडिया बच्चों में अवेयरनेस पेरेंट्स से शायद ज़्यादा है, तो वो जल्दी अपने आप को जज कर लेते हैं कि हमें इस वक्त क्या ज़रूरत है, तो उनकी सुन लेनी चाहिए बच्चे। सही, हाँ, नहीं बच्चों में अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ज़्यादा है और पेरेंट्स से कई मरतबा वो आगे भी निकल जाते हैं इन्फॉर्मेशन में। लेकिन अगर हम उनको आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि एक्नी की इकसाम कितनी है और बेसिकली एक्नी होती क्या है, ये तो हमें पता है कि दाने निकल आते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट है उसमें तो सिर्फ आपकी स्किन में कोई पस्ट्यूल हो जाएंगे या थोड़ा कोई एक आधा पिंपल निकल आएगा। लेकिन जो सवियर एक्नी या एक्नी वल्गैरिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिस्टिक एक्नी है, नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी है, वो एक्नी जो है वो तो आपकी बैक पे भी आ जाती है, आपके शोल्डर्स तक आ जाती है, फेस पे भी आ जाती है। तो इस किस्म की जो एक्नी है इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें ओरल ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती हैं। पहले हमें फिर एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट लेना पड़ता है, उसके बाद अगर वो भी ना हो तो फिर हमें, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी आप जो भी एक्नी की ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसको एटलीस्ट 8 to 12 वीक्स तक कंटिन्यू करें। जल्दी जल्दी चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा, उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। और जितनी जल्दी आप चेंज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उसका जब इफेक्ट आना शुरू होगा तो आप फिर उसको चेंज कर देंगे। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त के साथ इसके साथ चलने में हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 मंथ्स तो वेट करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि फर्दर अगर हमें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर हम चेंज करेंगे। और बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होती हैं। जैसा नोडुलर सिस्टिक एक्नी हो उसको हमें बड़ा एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर परमानेंट स्कारिंग का डर होता है। वैसे तो बच्चे हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स पे और भी बहुत उनको बॉदर कर रहा होता है एक स्टेज पे, क्योंकि वो छुपता नहीं है, विद मेकअप भी नहीं छुपता, तो इसलिए स्कारिंग तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ी कई दफ़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, और ये भी बताइए डॉक्टर साहिबा कि क्या एक्नी का इलाज लेज़र से भी होता है? एक्नी की ट्रीटमेंट बिल्कुल लेज़र से होती है, लेकिन एक्नी की ट्रीटमेंट नहीं है, वो स्कार्स की ट्रीटमेंट है। अच्छा। एक्नी की ट्रीटमेंट जो है वो तो हम पहले ओरल ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर हमारे केमिकल पील्स आ जाते हैं। केमिकल पील्स जो है उसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स ये हो जाते हैं जो माइल्ड एक्नी को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन कई दफ़ा आप अग्रेसिव पील्स भी करते हैं विद डर्माब्रेयन, जिससे ये होता है कि आपकी सुपरफिशियल स्किन पील ऑफ होती है और फिर न्यू रिजुविनेट होती है स्किन। तो उसमें भी आपकी स्कारिंग को भी कंट्रोल कर रही होती है और आपकी एक्नी को भी कर रही होती है। लेकिन लेज़र्स में आता है जो हमारे पिटेड स्कार्स होते हैं उनके लिए, और जो आइस पिक स्कार्स होते हैं उनके लिए भी हमें कभी वो जो है वो CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, उसमें RF माइक्रो नीडलिंग है, और हम उसको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। कई दफ़ा दोनों ट्रीटमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, केमिकल पील्स के साथ माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। तो ज़्यादा जो लेज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर स्कारिंग। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर सारा नईम डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और एक्नी के हवाले से हम चाह रहे थे कि ज़रा लोगों को समझाएं कि किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है।